हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम ए.के. तिवारी बुक भाग 2 का चैप्टर 2 कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है संयुक्त परिवार, इंग्लिश में जिसे जॉइंट फैमिली कहते हैं। ए.के. तिवारी भाग 1 और भाग 2 दो बुकें आती हैं। भाग 1 का मैंने 6 वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे पड़ी है, अगर आपने नहीं देखा तो वो देख सकते हैं। और आज हम भाग 2 का दूसरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। धीरे धीरे ऐसे ही करके हम सारे चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आइए पढ़ें हम संयुक्त परिवार क्या होता है। भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार से है। मैक्स मुलर ने संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा कहा है। के अम्बेडकर का कहना है कि हिंदू समाज की इकाई व्यक्ति न होकर संयुक्त परिवार है। डॉक्टर इरावती कर्वे का कहना है कि भारतीय समाज के अध्ययन के लिए 3 बातों की जानकारी आवश्यक है। एक है भाषाई संरचना, दूसरा है जातीय संरचना, तीसरा है पारिवारिक संरचना अर्थात संयुक्त परिवार। के एम पर्रिकर जाति और संयुक्त परिवार को हिंदू सामाजिक संगठन के 2 महत्वपूर्ण स्तंभ मानते हैं। भारत में विद्वान परिवार का स्वरूप संयुक्त परिवार ने भारतीय विद्वानों के साथ साथ अनेक विदेशी विद्वानों को भी अपनी ओर आकर्षित किया है। अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकें इसके अध्ययनों उपरांत प्रकाशित हुई, जिनमें प्रमुख है। अब संयुक्त परिवार से रिलेटेड कुछ बुक के बारे में जानेंगे। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, जो 1955 में पब्लिश हुई थी, जिसे पब्लिश किया था के एम कपाड़िया ने। ध्यातव्य है कि के एम कपाड़िया की एक अन्य पुस्तक प्रमुख पुस्तक है हिंदू किनशिप, जो 1947 में आई थी। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली 1968 में आई थी। इसके लेखक हैं एम एस गोरे। फैमिली एंड किनशिप आ स्टडी ऑफ पंडित ऑफ रूरल कश्मीर 1965, ये पुस्तक आई थी 1965 में, जिसके लेखक है टी एन मदान। सम एस्पेक्ट ऑफ फैमिली इन महुआ 1964 में आई। इसके लेखक है आई पी देसाई। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ये पुस्तक 1953 में आई, जिसके लेखक है इरावती कर्वे। संयुक्त परिवार, जिसे विस्तृत परिवार भी कहा जाता है, एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता तथा उनके विवाहित बच्चे सम्मिलित हैं। इस प्रकार 2 या 2 से अधिक पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं, एक रसोई का भोजन करते हैं, समान संपत्ति रखते हैं। प्रोफेसर के एम कपाड़िया पीढ़ियों की गहराई, जनरेशन डेप्थ को संयुक्त परिवार का एक महत्वपूर्ण लक्षण मानते हैं। इस प्रकार का परिवार एक व्यक्ति के नियंत्रण में होता है, जिसे मुखिया या कर्ता कहते हैं। कर्ता ही सारे निर्णय लेता है। इस दृष्टि से भारतीय संयुक्त परिवार को निरंकुश सामाजिक संरचना वाला परिवार भी कहा गया है। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं संयुक्त परिवार की। इरावती कर्वे, जिनकी पुस्तक है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, जो 1953 में आई थी, के अनुसार एक संयुक्त परिवार उन व्यक्तियों का समूह है जो एक ही छत के नीचे रहते हैं, जो एक रसोई से पका भोजन करते हैं, जो सामान्य संपत्ति के अधिकारी होते हैं और जो सामान्य पूजा में भाग लेते हैं, तथा जो परस्पर एक दूसरे से विशिष्ट नातेदारी से संबंधित हैं। अन्य लोगों की परिभाषाएं पढ़ते हैं। आई पी देसाई, जिनकी पुस्तक का नाम है द जॉइंट फैमिली इन इंडिया, ये पुस्तक आई थी 1956 के आसपास। के अनुसार हम उस परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें एकाकी परिवार की अपेक्षा अधिक पीढ़ियों, 3 या उससे अधिक के सदस्य सम्मिलित होते हैं और एक दूसरे से संपत्ति, आय और परस्पर अधिकारों तथा कर्तव्यों द्वारा बंधे होते हैं। श्री एम एन निवास, इंडियन एंड सोशल स्ट्रक्चर इनकी बुक है, उसमें इन्होंने बताया वह गृहस्थ समूह जो प्रारंभिक परिवार से बड़े होते हैं और जिनमें सामान्यतः 2 या 2 से अधिक एकाकी परिवार पाए जाते हैं,
संयुक्त या विस्तृत परिवार कहलाते हैं। बॉटामोर के अनुसार भूतकाल में यह एक संगठित समूह के समान था, जिसमें सामान्य संपत्ति तथा रक्षक देवता की आमतौर पर पूजा तथा परिवार के प्रमुख, साधारणतया पुरुषों में सबसे ज्येष्ठ पुरुष मतलब सबसे बड़े पुरुष के द्वारा शक्ति का प्रयोग होता है। एससी दुबे के अनुसार यदि अनेक मूल परिवार संयुक्त रूप से रहते हों, उनमें निकट का संबंध हो, वे एक ही स्थान पर बना भोजन करते हों तथा एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करते हों, तब उनके इस सम्मिलित रूप को एक संयुक्त परिवार कहा जा सकता है। श्री मुल्ला ने कहा, कानूनी आधार पर संयुक्त परिवार को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि एक संयुक्त परिवार का निर्माण उन सभी व्यक्तियों से होता है जो रक्त अथवा विवाह संबंध द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। परिवार में संपत्ति, भोजन तथा पूजा के आधार पर संयुक्त जीवन व्यतीत करते हैं अथवा कम से कम पैतृक संपत्ति का जिनके बीच कोई विभाजन नहीं होता है। बी आर अग्रवाल के अनुसार संयुक्त परिवार के सदस्य परिवार और धर्म, पूंजी के सामूहिक विनियोग, लाभ के सामूहिक उपयोग आदि के लिए परिवार के वयोवृद्ध सदस्य की सत्ता के अधीन होते हैं तथा जन्म, विवाह और मृत्यु के अवसर पर सामूहिक कोष में से खर्च किया जाता है। जॉली, जिनकी पुस्तक है हिंदू लॉ एंड कस्टम। न केवल माता-पिता तथा संतान, भाई तथा सौतेले भाई के सामान्य संपत्ति पर रहते हैं, बल्कि कभी-कभी इनमें कई पीढ़ियों तक की संतानें, पूर्वज तथा समानांतर संबंधी भी सम्मिलित रहते हैं। बुलेटिन ऑफ द क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ सोसाइटी ने लिखा है कि संयुक्त परिवार से हमारा तात्पर्य उस परिवार से है जिसमें कई पीढ़ियों के सदस्य एक दूसरे के प्रति पारस्परिक कर्तव्य परायणता के बंधन में बंधे रहते हैं। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर संयुक्त परिवार की निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। पहला है बड़ा आकार मतलब लार्ज साइज। चूंकि कई पीढ़ी के सदस्य साथ साथ रहते हैं, अतः इसका आकार बड़ा होता है। दूसरी विशेषता है सामान्य निवास स्थान मतलब कॉमन रेजिडेंस। कुछ विद्वान जैसे मजूमदार व मदान, किंग्सले डेविस, इरावती कर्वे आदि ने सामान्य निवास स्थान को संयुक्त परिवार का एक आवश्यक लक्षण माना है, जबकि आईपी देसाई सामान्य निवास स्थान के पक्ष में नहीं है। उनका विचार है कि आधुनिक युग में यह आवश्यक नहीं है कि सभी सदस्य एक साथ रहें, लेकिन बाहर रहते हुए भी पैतृक घर को अपना घर समझता है, सामूहिक पूजा इत्यादि में उपस्थित रहता है, बड़ों के प्रति अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझता है, तो वह भी संयुक्त परिवार का सदस्य है। वर्तमान समय में संयुक्त परिवार में हो रहे परिवर्तनों को देखते हुए उसके विघटन की भी बात की जा रही है, जैसे बर्गेस, डेविस तथा बाल्टामोर इसकी समाप्ति की बात कहते हैं, जबकि आईपी देसाई, केएम कपाड़िया तथा इरावती कर्वे संयुक्त परिवार के भविष्य को अंधकारमय नहीं मानते हैं। मतलब बर्गेस, डेविस और बाल्टामोर कहते हैं कि आने वाले समय में संयुक्त परिवार खत्म हो जाएगा, पर आईपी देसाई, केएम कपाड़िया और इरावती इसको नकारते हैं। उनके अनुसार संयुक्त परिवार सदैव रहेगा। कपाड़िया का कथन है कि हिंदू भावनाएं आज भी संयुक्त परिवार के पक्ष में हैं। बाटामोर लिखते हैं कि संयुक्त परिवार का विघटन केवल औद्योगिकीकरण का परिणाम नहीं है, बल्कि उसका प्रमुख कारण यह है कि संयुक्त परिवार आर्थिक विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल सिद्ध हो चुका है। के एम कपाड़िया नवीन न्याय व्यवस्था, यातायात के नवीन साधन,
औद्योगिकरण, शिक्षा के प्रसार तथा परिवर्तित मनोवृत्तियां को संयुक्त परिवार के विघटन के लिए उत्तरदायी मानते हैं। डॉक्टर पडिक्कर संयुक्त परिवार के विघटन के लिए सदस्यों पर आवश्यकता से अधिक नियंत्रण लगाने और इस कारण उनके संबंधों का क्षेत्र सीमित मानते हैं। तीसरी विशेषता है संयुक्त परिवार की सामान्य संपत्ति, कॉमन प्रॉपर्टी। संयुक्त परिवार की संपत्ति पर सभी सदस्य का समान अधिकार होता है, चाहे उसने स्वयं उपार्जित किया है या नहीं। संपत्ति किसी व्यक्ति विशेष की न होकर संपूर्ण परिवार की होती है। सामान्य संपत्ति की अवधारणा संयुक्त परिवार की एकता को बनाए रखने में सहायक होता है। चौथी विशेषता है सहयोगी भावना, कोऑपरेटिव फीलिंग। इस भावना को हम की भावना, वी फीलिंग भी कहते हैं। संयुक्त परिवार में एक सबके लिए और सब एक के लिए का सिद्धांत लागू होता है। एक प्रकार से यह समाजवादी व्यवस्था पर आधारित होता है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देखते हैं। संयुक्त परिवार की प्रकृति किस प्रकार की होती है? तो संयुक्त परिवार की प्रकृति समाजवादी होती है। सामाजिक संगठन की दृष्टि से संयुक्त परिवार किस प्रकार की सामाजिक दृष्टि से संयुक्त परिवार किस प्रकार की संस्था है? तो संयुक्त परिवार कल्याणकारी संस्था है। परिवार तथा नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन किसने किया? तो इरावती कर्वे ने किया। संयुक्त परिवार में सर्वोच्चता किसे प्राप्त होता है? तो सर्वोच्चता जो होता है मतलब प्रमुख होता है, जो वो कर्ता होता है। किस विद्वान ने संयुक्त परिवार पर नगरीकरण के प्रभावों का अध्ययन किया है? तो एम.एस. गोरे ने संयुक्त परिवार पर नगरीकरण के प्रभावों का अध्ययन किया है। किसका कहना है कि संयुक्त परिवार एक ऐसा समूह है जो मानव में उत्कृष्ट भावना पैदा करता है? तो यह कथन चार्ल्स कूले का है। संयुक्त परिवार के अंतर की चित्रों के माध्यम से किस समाजशास्त्री ने प्रकट किया है? तो इसे प्रकट स्टीवर्ट एवं गिलिन ने किया है। संयुक्त परिवार के विषय में यह किसका मत है कि वर्तमान में संरचनात्मक दृष्टि से संयुक्त परिवार घटे हैं, किंतु प्रक्रियात्मक दृष्टि से अब भी संयुक्त परिवार की संख्या कम नहीं हुई है? तो ये परिभाषा है गोरे और देसाई की। किस समाजशास्त्री ने 1930 और 32 में विवाह तथा परिवार से संबंधित विचारों में परिवर्तन का पता लगाने के लिए 446 स्नातकों का अध्ययन करने पर पाया कि शिक्षित लोग संयुक्त परिवार में रहना पसंद करते हैं तथा पुरुषों की तुलना में स्त्रियां संयुक्त परिवार के अधिक विरोध में हैं? तो ये किसने कहा है? केटी मर्चेंट ने। वर्तमान में व्यक्तिगत तथा आर्थिक कारणों में एकाकी परिवारों की प्रवृत्ति बढ़ जाती है तथा संरचना की दृष्टि से परिवार टूट रहे हैं, किंतु प्रक्रियात्मक दृष्टि से बने हुए हैं। संयुक्त परिवार के संबंध में यह तथ्य किसने बताया? तो ये तथ्य है वी.के. रामानुजम का। अब संयुक्त परिवार की एक अन्य विशेषता क्या है? कर्ता की प्रधानता, मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ हेड ऑफ द फैमिली। परिवार के संबंध में सभी निर्णय लेने का अधिकार कर्ता को होता है। कर्ता द्वारा लिए गए निर्णय सभी को मानने पड़ते हैं। औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, आधुनिकीकरण तथा नवीन शिक्षा प्रणाली द्वारा संयुक्त परिवार में भी प्रजातांत्रिक विचारों का समावेश हुआ है, जिससे कर्ता की सत्ता कमजोर हुई है। एक अन्य विशेषता है संयुक्त परिवार की सामान्य पूजा, मतलब कॉमन वर्शिप। संयुक्त परिवार के सदस्य सामान्यतः एक देवता और एक देवी की आराधना करते हैं। पितरों की पूजा पितृ प्रधान परिवार की विशेषता है तथा संयुक्त परिवार के सभी सदस्य इस पूजा में भाग लेते हैं। दैनिक धार्मिक कृत्य, त्योहारों के समय पूजा तथा अन्य धार्मिक कार्य, उत्सव एवं त्योहार संयुक्त परिवार के सदस्यों को एक साथ बांधे रखते हैं। एक अन्य विशेषता है सामान्य रसोई, मतलब कॉमन किचन। संयुक्त परिवार के सदस्य एक ही रसोई का भोजन पका हुआ करते हैं, लेकिन यह तभी संभव है जब सभी सदस्य साथ रहते हों। एक अन्य विशेषता है अधिकार और दायित्व, मतलब राइट्स
एंड ऑब्लिगेशंस। संयुक्त परिवार के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति अधिकारों तथा कर्तव्यों की प्रधानता पाई जाती है। बड़े छोटों का स्नेह देते हैं बड़े छोटों को स्नेह देते हैं, उनका समाजीकरण करते हैं तथा उनकी आवश्यकताओं की यथासंभव पूरा करने का प्रयास करते हैं, जबकि छोटे बड़ों का सम्मान करते हैं तथा उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। बिना इस प्रकार के सहयोग के संयुक्त परिवार नहीं चल सकता। और एक अन्य विशेषता है परंपराओं की प्रधानता होती है, और एक अन्य विशेषता क्या है, तुलनात्मक स्थायित्व होता है। अब हम जानेंगे विभिन्न प्रकार के परिवार, मतलब किस किस तरीके के परिवार पाए जाते हैं और कहाँ पर पाए जाते हैं। ओक्का या मैसूर के कुर्ग क्षेत्र में पाया जाता है। पितृवंशीय संयुक्त परिवार है। कुर्ग लोग इसे नाट कहते हैं। कुर्ग लोग ओक्का को क्या कहते हैं, नाट कहते हैं। इसका उल्लेख एम.एन. श्रीनिवास द्वारा किया गया है। इल्लम दक्षिण भारत के नंबूदरी ब्राह्मणों में पाया जाने वाला पितृवंशीय संयुक्त परिवार है। इसकी विशिष्टता परिवार की इल्लम संपत्ति की अविभाजनीयता, संपत्ति की संयुक्तता को बनाए रखने और इल्लम को चलाए रखने के लिए समानता, परिवार का ज्येष्ठ लड़का ही अपनी जाति अर्थात नंबूदरी लड़की से विवाह करता है। अगर ज्येष्ठ लड़के की कोई संतान नहीं होती तो उससे छोटा लड़का जाति में ही विवाह करके संतानोत्पत्ति कर परिवार की निरंतरता को बनाए रखता है। नेक्स्ट एक परिवार है तारवाड़। ये कहाँ पाया जाता है, केरल में। केरल के मालाबार तट पर निवास करने वाली जनजाति नायर जनजाति में मातृवंशीय संयुक्त परिवार ये पाया जाता है तारवाड़। जब तारवाड़ बहुत बड़ा हो जाता है तब इसे छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किया जाता है। जब छोटी छोटी इकाइयों में तारवाड़ को विभाजित कर दिया जाता है तो इसे तावसी कहते हैं, तावच्छी। और इन तावच्छियों की तारवाड़ की संपत्ति में कोई कानूनी अधिकार नहीं होता, लेकिन इनका संबंध तारवाड़ के साथ यथावत बना रहता है। किबुत्ज इजराइल का एक सामुदायिक परिवार है। विद्वान इसे परिवार को मानने को लेकर आपस में विभाजित हैं। मचोंग या गारो जनजाति में विद्यमान मातृवंशीय संयुक्त परिवार की प्रथा है। इसमें उत्तराधिकार छोटी लड़की को प्राप्त होता है। संयुक्त परिवार के प्रकार, टाइप्स ऑफ जॉइंट फैमिली। एलिन डनस्केन रॉस अर्थात एडी रॉस कनाडियन समाजशास्त्री जिन्होंने बेंगलुरु के नगरीय क्षेत्र में निवास करने वाले मध्यम वर्गीय हिंदू परिवारों का अध्ययन किया। संयुक्त परिवार के 4 प्रकारों का उल्लेख किया। पहला है संयुक्त परिवार ज्वाइंट फैमिली, लघु संयुक्त परिवार लिटिल ज्वाइंट फैमिली, नाभिक परिवार न्यूक्लियर फैमिली और आश्रित और युक्त नाभिक परिवार डिपेंडेंट न्यूक्लियर फैमिली। एडी रास की पुस्तक हिंदू फैमिली इन एन अर्बन सेटिंग और ज्वाइंट फैमिली इन एन अर्बन सेटिंग 1961 है। आईपी देसाई 5 प्रकार के परिवार का उल्लेख करते हैं। पहला है एकल परिवार, दूसरा है प्रक्रियात्मक रूप से संयुक्त, तीसरा है प्रक्रियात्मक तथा धन के आधार पर संयुक्त संपत्ति के अर्थ में, चौथा है सीमांत युक्त परिवार, पांचवा है पारंपरिक संयुक्त। केएम कपाड़िया ने भी परिवार के 5 प्रकारों का उल्लेख किया। एक है एकल परिवार, पति पत्नी और अविवाहित बच्चे। दूसरा है एकल परिवार विवाहित पुत्रों के साथ, जिसे देसाई सीमांत संयुक्त और रास लघु संयुक्त परिवार कहते हैं। तीसरा है एक रेखीय वंशज संयुक्त, चौथा है भिन्न शास्त्रीय संयुक्त और पांचवा परिवार है आश्रित व्यक्ति के साथ वाला एकल परिवार, मतलब इसमें विधवा बहन आदि भी रहते हैं। एम एस गोरे ने 3 प्रकार के संयुक्त परिवार का उल्लेख किया। पहला है संतानीय, जिसे फिलियन संयुक्त परिवार, माता पिता व उनके विवाहित बेटे अपनी संतति के साथ इस परिवार में रहते हैं। दूसरा है भातृक संयुक्त परिवार, जिसमें 2 विवाहित भाई और उनके बच्चे रहते हैं। तीसरा है संतानीय तथा भातृक मिश्रित संयुक्त परिवार,
पॉलिन कोलेंडा ने परिवार के 5 प्रकार बताए थे। पहला है नियामिक परिवार, बच्चे के साथ या बिना बच्चे के किसी दंपति का होना। दूसरा है संपूरक नामिक परिवार, किसी नियामिक परिवार को चिन्हित करता है, साथ ही साथ उनके अविवाहित बच्चों के अतिरिक्त एक या अधिक अविवाहित, पृथक तथा विधवा संबंधी लोग इसमें रहते हैं। तीसरा है उपनियामिक परिवार, को पूर्व के नियामिक परिवार के हिस्से के रूप में चिन्हित किया जाता है। उदाहरण के लिए एक विधवा विधुर अपने अविवाहित बच्चों या सहोदरों अविवाहित के साथ रहते हुए के रूप में। चौथा है एक व्यक्ति परिवार और पांचवा है संपूरक उपनियामिक परिवार, संबंधियों के समूह एवं कुछ अन्य अविवाहित, तलाकशुदा या विधवा संबंधी जो नियामिक परिवार के सदस्य नहीं थे। उदाहरण के लिए एक विधवा और उसके अविवाहित बच्चे, अथवा अपनी विधवा सास के साथ रह सकती है। पॉलिन कोलेंडा भारतीय समाज में विद्यमान संयुक्त परिवार के 6 स्वरूपों का वर्णन करते हैं, जिसमें पहला जो स्वरूप है वो है सगोत्र संयुक्त परिवार में 2 या 2 से अधिक विवाहित युग्म होते हैं, उनके मध्य सहोदरज बंधन होता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ ले। संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा किस विद्वान ने माना है? तो ये माना है मैक्स मूलर ने। भारत में परिवार का तात्पर्य संयुक्त परिवार ही है, किसका मानना है? तो ये मानना है के.एम. पडिक्कर का। किसका कहना है कि संयुक्त परिवार में स्त्रियों की स्थिति अति निम्न होती है? तो ये कहा है पडिक्कर ने। पीढ़ियों की गहराई के आधार पर संयुक्त परिवार का वर्णन किसने किया है? तो के.एम. कपाड़िया ने किया है। के.एम. कपाड़िया ने कितने प्रकार के परिवारों का उल्लेख किया है? तो के.एम. कपाड़िया ने 5 प्रकार के परिवारों का उल्लेख किया है। एम.एस. गोरे के अनुसार 2 विवाहित भाई और उनके बच्चे से मिलकर बने परिवार को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं भातृक समूह संयुक्त परिवार। अन्य क्वेश्चन है, पॉलिन कोलेंडा ने संयुक्त परिवार के कितने स्वरूपों का उल्लेख किया है? तो इन्होंने 6 स्वरूपों का उल्लेख किया है। किसने संयुक्त परिवार में परिवर्तन लाने वाली शक्तियों को 3 भागों आर्थिक शक्तियां, भावनात्मक शक्तियां तथा नए सामाजिक कानून में विभाजित किया है? तो डॉक्टर R.N. सक्सेना ने। किसने संयुक्त परिवार के विघटन के लिए सदस्यों पर आवश्यकता से अधिक नियंत्रण लगाने तथा उनके बीच संबंधों का क्षेत्र सीमित होना माना है? तो ये किसने माना है? के.एम. पडिक्कर ने। किस अमेरिकी विद्वान ने महाराष्ट्र के पुणे जिले के लोनीखंड गांव का अध्ययन किया है? तो पी.एम. कोलिंडा ने किया है। और अन्य संयुक्त परिवार के बारे में जानते हैं। संपूरक सगोत्र संयुक्त परिवार एक सगोत्र संयुक्त परिवार है जिसमें तलाकशुदा एवं विधवा संबंधी भी साथ होते हैं। तीसरा है वंशज संयुक्त परिवार, वंशज संबंध के साथ 2 दंपतियों को समाहित करता है, जैसे एक दंपति और उनके विवाहित पुत्रों या दंपति और उनके विवाहित पुत्रियों के मध्य संबंध। चौथा है संपूरक वंशज संयुक्त परिवार, एक वंशज संयुक्त परिवार है जिसमें अविवाहित, तलाकशुदा या विधवा ऐसी संबंधी जो वंशानुक्रम से किसी नियामिक परिवार के भाग नहीं है। पांचवा है वंशज सगोत्र संयुक्त परिवार, 3 या अधिक वंश या गोत्र से संबंधित दंपतियों से मिलकर बनता है। उदाहरण के लिए 2 या 2 से अधिक विवाहित लड़कों और उनके अविवाहित बच्चों के साथ वृद्ध माता। छठा परिवार का टाइप है संपूरक वंशज सगोत्र संयुक्त परिवार। वंशज सगोत्र संयुक्त के साथ साथ जैसे अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा संबंधी जो किसी नियामिक परिवार से नहीं जुड़े हैं साथ साथ रहते हैं। उदाहरण के लिए
ऐसे परिवार को लिया जा सकता है जिसमें गृहपति की विधवा बहन या भाई या अविवाहित भतीजा इत्यादि उसके विवाहित लड़कों उनके अविवाहित संतानों के साथ रह रहे हों। अब हम जानेंगे इरावती कर्वे के बारे में। तो इरावती कर्वे का जन्म कब हुआ था? 1913 में, मतलब 1913 में, और मृत्यु कब हुई थी? 1970 में। इरावती कर्वे ने भारत में बंधुता व्यवस्था को समझने के लिए भाषाई क्षेत्रों, जाति और परिवार को अत्यधिक महत्वपूर्ण आधार माना। कर्वे ने भारत में प्रचलित बंधुता व्यवस्था में विभिन्नता को देखते हुए इसकी क्षेत्रीय आधार पर विवेचना की और 4 नातेदारी क्षेत्रों का उल्लेख किया है। इरावती ने कितने नातेदारी परिवार का उल्लेख किया है? तो 4। पहला है उत्तरी भारत में नातेदारी व्यवस्था। उत्तरी क्षेत्र में हिमालय और विंध्याचल पर्वत के बीच का क्षेत्र है। उत्तर भारत में सिंधी, पंजाबी, हिंदी और पहाड़ी बिहारी, बंगाली, असमी और नेपाली भाषी लोग व क्षेत्र शामिल है। इन क्षेत्रों में प्राथमिक संबंधियों के बीच यौन संबंधों के बारे में जाति अंतःविवाह, गोत्र बहिर्विवाह और आगमज्ञ आगमगमन आगमगमन निषेध के नियमों का कठोरता से पालन किया जाता है। दूसरा है केंद्रीय भारत में नातेदारी व्यवस्था। इस क्षेत्र में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और काठियावाड़, महाराष्ट्र और उड़ीसा आदि सम्मिलित हैं। दक्षिण भारत में नातेदारी व्यवस्था। इस क्षेत्र में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप सम्मिलित है। इस क्षेत्र में पितृवंशीय और मातृवंशीय दोनों व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। कुछ जातियों में बहुविवाह की प्रथा भी है। इनमें से कुछ में बहुपत्नी प्रथा और बहुपति दोनों तरह के विवाहों की प्रथा है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और मालाबार की कुछ जातियों में उत्तर भारत की तरह पितृवंशीय और पितृस्थानीय संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। नायर, तियान, मालाबार क्षेत्र के कुछ मोपला और कनारा जिले के बैंड समुदायों में मातृवंशीय और मातृस्थानिक परिवार पाए जाते हैं। इसी को थारवाड़ के नाम से जाना जाता है। थारवाड़ में एक स्त्री, इसके भाई और बहन, उसके अपने और उसकी बहनों के पुत्र एवं पुत्रियां रहते हैं। थारवाड़ में कोई भी वैवाहिक संबंध नहीं रहता। कुछ रक्त संबंधियों को नहीं रखा जाता है। पुरुष सदस्यों की संख्या नहीं रहती है। थारवाड़ में पति पत्नी, पिता पुत्र संबंध नहीं होते हैं। चौथा है पूर्वी भारत में नातेदारी व्यवस्था। इस क्षेत्र में पूर्वी भारत की जनजातीय समुदाय के साथ छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र की जनजातीय सम्मिलित किया गया है। इस क्षेत्र में खासो खासी और गारो जनजातियां मातृवंशीय है। खासी जनजाति में उत्तराधिकार का कनिष्ठाधार का नियम विद्यमान है। खासी में पति पत्नी के साथ रहता है लेकिन उसकी महत्ता नहीं होती है, जबकि मालाबार तट पर निवास करने वाली नायर जनजाति में पुरुष परिवार का सदस्य नहीं होता, वह यदा कदा आता और जाता रहता है। इरावती कर्वे भारत में भाषाई विभिन्नता को देखते हुए 3 भाषाई क्षेत्रों का उल्लेख करती हैं। पहला है भारोपीय परिवार, इंडो यूरोपियन फैमिली। इस भाषा परिवार में कुल 11 भाषाएं हैं। इस तरह से उत्तर भारत की सभी भाषाएं इसमें आ जाती है, जैसे पंजाबी, सिंधी, हिंदी, बिहारी, उड़िया, बंगाली, असमी, मराठी, गुजराती, कोंकणी तथा राजस्थानी भाषाएं सम्मिलित हैं। उत्तरी भारत में अधिकांशतः भारोपीय परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। दूसरा है द्रविड़ परिवार, जिसे द्रविडियन फैमिली कहते हैं। इसमें मुख्यतः 7 भाषाएं सम्मिलित हैं। तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तुलु, टोडा व कोडगु प्रमुख है। गोंडी तथा कोलामी भी द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। दक्षिण भारत में द्रविड़ परिवार की भाषाएं ही बोली जाती हैं।
तीसरा जो परिवार का प्रकार बताया इरावती कार्य में मैंने, वो है आग्नेय एशियाटिक परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। इसके अंतर्गत मुंडी, सओरा, संथाली, खासी, गढ़वा, भूमिया, जुआंग, बोडो आदि भाषाएं आती हैं। अधिकांश जनजातियां आग्नेय एशियाटिक परिवार की भाषाएं बोलती हैं। इरावती कर्वे जाति व्यवस्था का भी उल्लेख करती हैं। सन 1961 में प्रकाशित कर्वे की पुस्तक हिंदू सोसाइटी को जातीय अध्ययन की दृष्टि से प्रामाणिक पुस्तक माना जाता है। जाति को परिभाषित करते हुए इरावती कर्वे लिखती हैं कि जाति एक विस्तृत नातेदार समूह या एक विस्तारित परिवार है। कर्वे ने जाति की दो विशेषताएं बताई थी। कौन कौन सी वो दो विशेषताएं हैं? पहला है अंतर्विवाही समूह, इंडोगेमस ग्रुप। दूसरा है परंपरागत वंशानुगत व्यवसाय, ट्रेडिशनल हेरिडिटी ऑक्यूपेशन। इरावती कर्वे जीएस घुरिये की शिष्या थी तथा शिक्षा समाप्ति के बाद सन 1939 में अपनी मृत्यु तक प्रोफेसर कर्वे पूना के प्रख्यात डेक्कन कॉलेज के स्नातकोत्तर विभाग और शोध संस्थान में कार्यरत रहीं। कर्वे की प्रमुख पुस्तकें कौन सी है? किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया जो 1955 में आई थी। दूसरी है हिंदू सोसाइटी जो 1961 में आई थी। कुछ महत्वपूर्ण कथन। लूसी मेयर ने कहा है कि परिवार का कानूनी आधार विवाह है। मेलिनोवस्की ने कहा विवाह ही नातेदारी व्यवस्था का फाउंटेन हेड है। समनर व केलर ने कहा अंतर्विवाह एंडोगोमी रूढ़िवादी है, जबकि बहिर्विवाह एक्सोगोमी प्रगतिवादी है। मॉर्गन ने कहा नातेदारी ही सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का स्रोत है। लियोन ट्रोट्स्की ने कहा पुरुषों उचित अहमवाद की कोई सीमा नहीं है। संसार की समझने के लिए हमें इसको स्त्रियों के चक्षुओं मतलब स्त्रियों के आंखों से देखना होगा। जी.एफ. मैक्लिनन ने कहा स्त्रियों के माध्यम से ही परिवार और नातेदारी का विकास हुआ है। जीपी मर्डॉक ने कहा परिवार बृहत्तर सामाजिक संस्था की मौलिक सहयोगी आधारशिला है। मेलिनोवस्की ने कहा विवाह यौनाचार को नहीं बल्कि पितृत्व की अनुज्ञा मतलब लाइसेंस प्रदान करता है। मार्गरेट बेटनसन एक आर्थिक इकाई के रूप में नाभिकीय परिवार पूंजीवादी समाज में स्थिरता कायम करने वाली एक महत्वपूर्ण शक्ति है। एंजल्स ने माना समाजवादी समाजों में परिवार नाम की संस्था को निर्मूल कर देना चाहिए। फर्डिनेंड लुंडबर्ग ने कहा है परिवार अपने पूर्ण विकास के कगार पर है। विलियम वुल्फ ने कहा है परिवार बच्चे के जन्म के 1 या 2 साल बाद तक जीवित रहता है और शेष समय के लिए पूरी तरह से मर जाता है, यही इसका एकमात्र प्रकार है। स्मिथ फायरस्टोन ने कहा लैंगिक असमानता स्त्रियों के प्रजनन संबंधी प्रकारों से शुरू हुई है। एंजल्स ने कहा परिवार और स्त्रियों के बीच असमानता निजी संपत्ति से शुरू हुई। मेयर फोर्टेज ने कहा परिवार सामाजिक पुनरुत्पादन की कड़ी है। मेलिनोवस्की ने कहा देवर भाभी विवाह प्रथा सहोदर भाई में एकता की अभिव्यक्ति करता है। मेलिनोवस्की कहते हैं माता पिता और उनकी संतान परिवार के 3 आधारभूत स्तंभ हैं। के.एम. पर्रिकर ने कहा संयुक्त परिवार स्त्रियों का एक बड़ा हीन स्थान देता है। संयुक्त परिवार स्त्रियों को एक बड़ा हीन स्थान देता है, ये किसने कहा? के.एम. पर्रिकर ने। वेस्टरमार्क ने कहा विवाह की जड़ें परिवार में है, ना कि परिवार की विवाह में। फिर दूसरा वेस्टरमार्क का कथन है परिवार एवं विवाह पूरक अवधारणाएं हैं। विवाह एक संस्था है तथा परिवार वह समिति है जिसमें संस्था सम्मिलित होती है। पार्सन ने कहा परिवार की मुख्य व्याधि एकाकी परिवार का अपने नातेदारी एवं बृहद समुदाय से पृथक हो जाना है। रॉबर्टसन स्मिथ ने कहा देवर विवाह बहुपतित्व का अवशेष है। श्री नेत्र पांडे ने कहा परिवार हमें पशुता से हटाकर मानवता के शिखर तक पहुंचाता है।
रूसेक ने कहा, परिवार व्यक्तित्व का पालना है। परिवार समाजीकरण एवं सामाजिक संगठन का एक सशक्त माध्यम है। रूसक का एक और कथन है, परिवार व्यक्ति का उद्गम स्थल है। कॉन्ट ने कहा, परिवार सामाजिक जीवन की अमर पाठशाला है। कॉन्ट ने एक और कथन दिया, परिवार समाज की कोशिका मतलब सेल है, या परिवार समाज की इकाई है। अरस्तु ने कहा, परिवार प्राथमिक पाठशाला है। एंडरसन ने कहा, हम में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो किसी परिवार का सदस्य ना हो। लेविस्ट्रास कहते हैं, विवाह द्वारा बंधुता समूहों में सदस्य भर्ती किए जाते हैं। मेयर फोर्टिस ने कहा, बंधुता के अध्ययन में व्यक्तियों और समूहों के बीच पारस्परिक संबंधों पर बल दिया है। इवांस प्रिचार्ड कहते हैं, न्यूर समाज में गोत्र राजनीतिक समूहों के रूप में कार्य करते हैं। रॉबिन फॉक्स ने कहा, बंधुता के अध्ययन का अर्थ है व्यक्ति क्या करता है और एक उपाय के स्थान पर अन्य उपाय के अनुसरण के क्या परिणाम है। मेंडलबॉम ने कहा, विवाह परिवार में परिवार के सामाजिक संसाधनों का जुटाव होता है। विवाह के द्वारा सदस्य नातेदारी पर आधारित संबंधों का पुनर्नवीनीकरण करते हैं या बंधुता के नए संबंध स्थापित करते हैं। मजूमदार ने कहा, कर्ता परिवार का वास्तविक शासक होता है। प्रोफेसर पीसी खरे ने कहा, नारीत्व की पूर्णता मातृत्व में होती है। सदरलैंड एवं वुडवर्थ ने कहा, आदर्श रूप से परिवार का एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक शांति गृह है जहां प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षा पा सकता है। तो हमारा संयुक्त परिवार का चैप्टर कंप्लीट कर दिया मैंने। आप इससे पहले मैंने परिवार कंप्लीट कर दिया, अगर आपने नहीं देखा तो वो भी देख लें। और ये संयुक्त परिवार है। अगर आपने इस वीडियो के नोट्स बना लिए तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। अगर नहीं बनाते हैं तो भी अगर आप इसे सुन लेंगे तो आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। 2-4 बार वीडियो देखेंगे तो भी आपको धीरे धीरे लर्न हो जाएगा। इसके बाद हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे विवाह के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो होगी विवाह के बारे में, ठीक है। और इसी तरह भाग 1 का भी मैं सारे चैप्टर धीरे धीरे करा दूंगी। अभी तक मैंने 6 चैप्टर उसके करा दिए हैं, बाकी 7 से कुछ होंगे। 15 चैप्टर अभी और एक्स्ट्रा बचे होंगे, वो भी मैं धीरे धीरे करके एक एक वीडियो में कंप्लीट करा दूंगी। ए.के. तिवारी बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें से बोला जाता है कि डायरेक्ट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।